सामान्य ज्ञान ग्रुप परिवार की ओर से मैं चित्रकूट त्रिपाठी आप सभी देशवासियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और आज की इस क्लासरूम में आशा करूंगा 15 से 20 मिनट में आपको वो नॉलेज प्राप्त हो जो आपके हर फील्ड में काम आए। तो हमेशा की तरह से क्लास शुरू करने से पहले चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। और हाँ, एक बात और, आज मैं लास्ट में आपसे 5 या 3 प्रश्न पूछूंगा, ठीक है? तो आप लास्ट तक बने रहिए। वो 3 या 5 प्रश्न जो भी होंगे वो इस वीडियो से संबंधित होंगे। अगर वीडियो छोटी हुई 10-12 मिनट की हुई तो 3 प्रश्न, और अगर थोड़ी सी बड़ी हो गई 20-21 मिनट की हो गई तो आपके 5 प्रश्न, जैसा भी होगा आप देख लेना। तो मैं आपको अब स्टार्ट करता हूँ। आज हम बात करेंगे कार्य की, छोटे छोटे पॉइंट्स में बनाएंगे। तो कार्य से पहले हम बल की बात कर लेते हैं, बल से पहले हम द्रव्यमान की बात कर लेते हैं। द्रव्यमान किसी भी वस्तु में उसकी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन, ओरिजिनल बनावट की वजह से जो उसका मात्रात्मक जो विश्लेषण है ना, वो द्रव्यमान कहलाता है। द्रव्यमान कभी भी शून्य नहीं होता है, भाई ध्यान रखना। द्रव्यमान को m से रिप्रेजेंट करते हैं। m का मतलब द्रव्यमान, मास। कभी भी किसी का मास कहीं पर भी कम ज्यादा नहीं होता है। अगर आप पृथ्वी पे रहें तो भी, जैसे मान लो 50 किलो का आदमी है, वो 50 किलो का ही रहेगा, चाहे वो पृथ्वी पे हो, चाहे वो बृहस्पति पे हो, चाहे वो चंद्रमा पे हो, कहीं पे भी हो, वो 50 का है तो 50 किलो का ही रहेगा। इट मीन्स दैट द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है, ग्राम होता है, ठीक है? ये कभी नहीं बदलता। एक होता है वेट। वेट का मतलब ये एक प्रकार का बल है। जरा सुनना ध्यान से। क्या है कि पृथ्वी जब 1 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु को अपनी ओर खींचती है तो बल लगाती है। आजा बेटा नीचे आजा, तो बल लगाती है। कितने? 9.8 न्यूटन का बल लगाती है। तो हम कहते हैं ले जी, ये तो है 1 किलोग्राम वस्तु का भार नीचे की ओर, यानी भार एक प्रकार का बल है। भार एक प्रकार का क्या है? बल है। समझना ध्यान से। अपने अध्ययन की सुविधा के लिए हम इसको 10 मान लेते हैं। इट मीन्स दैट अगर द्रव्यमान को 10 से गुणा कर दें तो वो भार में कन्वर्ट हो जाता है। अब भार, प्रत्येक ग्रह का अपना अलग खींचने की शक्ति होती है। इसका मतलब भार बदलता है। और अगर हम ग्रह पे ना हो, आकाश में हो, तो फिर तो कोई खींच ही नहीं रहा है, तो उस समय क्या हो जाएगा? गुरुत्वाकर्षण ना होने की वजह से भार शून्य हो जाएगा। तो जस्ट शानदार क्वेश्चन यहीं से तैयार होता है आपका। क्या? निम्न में से कौन सी भौतिक राशि, निम्न में से कौन सी भौतिक राशि स्पेस में शून्य हो जाएगी? पहला द्रव्यमान, दूसरा भार, तीसरा उपरोक्त दोनों, और चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। जवाब आप सब लोगों को पता है। 2 सेकंड के अंदर कमेंट बॉक्स में टाइप करें। क्या बना? बिल्कुल भार, ये इसका आंसर है। क्यों? क्योंकि भार का मतलब जब कोई वस्तु को पृथ्वी या कोई ग्रह अपनी ओर खींचता है तो वो क्या होता है? उसका भार होता है, ठीक है? भार एक प्रकार का बल है। तो अगर भार एक प्रकार का बल है तो भार का मात्रक क्या होगा? न्यूटन। यानी हम कह सकते हैं कि 1 किलोग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु का भार 10 न्यूटन हो सकता है। मतलब अगर मैं 50 किलो कहूँ तो पृथ्वी पर भी 50 किलो का रहूंगा, और चंद्रमा पर भी 50 किलो का रहूंगा। और अगर मैं 50 किलो कहूँ तो पृथ्वी पर मेरा द्रव्यमान तो 50 ही रहेगा, लेकिन भार 500 न्यूटन हो जाएगा। जबकि चंद्रमा पे लगभग 1/4, 1/6 भाग हो जाता है। भाई सिंपल सी बात है, ठीक है? हम लगभग अंदाजे से मान लेते हैं कोई 125 पौने 200 न्यूटन के आसपास हो जाएगा। जितना भी होगा आप कैलकुलेट कर सकते हैं। पृथ्वी पर बृहस्पति 200 गुना बड़ा है तो बृहस्पति का खींचने की ताकत 200 गुना है। तो भाई बृहस्पति पे तो मैं इतना ही भारी हो जाऊंगा तो खिंडा ही रहूंगा आराम से, मैं तो मतलब खड़ा भी नहीं हो पाऊंगा। तो ये मेरे ख्याल से आप लोग समझ गए होंगे कि भार क्या होता है। तो ये थोड़ा फर्क है, इसको ध्यान से देखना। हम इसको नॉर्मल भी कह सकते हैं, क्योंकि बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण, मास इंटू एक्सेलरेशन। F बराबर माँ। हमारा जो सबसे बड़ा बल है वो हमारा माँ होता है, ठीक है? माँ ही सबसे बड़ी बल है। तो ऐसे करके आप याद रख सकते हैं इसको, ठीक है? नेक्स्ट, बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण। तो भाई भार बराबर भी तो द्रव्यमान गुणा त्वरण ही होता है, लेकिन ये त्वरण गुरुत्वाकर्षण के कारण लगता है, तो W बराबर mg होता है। एक ही बात है। तो इसलिए इसका मात्रक भी न्यूटन होता है और इस भाई का मात्रक भी न्यूटन होता है। तो कोई वो अंतर तो है नहीं, तो कुछ अंतर तो हम बता सकते हैं। द्रव्यमान कहीं पर भी नहीं बदलता, द्रव्यमान कभी जीरो नहीं होता है, भार जीरो हो सकता है, भार हर एक ग्रह पे अलग अलग होता है, भार का मात्रक न्यूटन होता है, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है।
ये तो कुछ अंतर है जो 9th क्लास में अक्सर पूछ लेते हैं। ठीक है, तो ये तो था। अब हम बात करते हैं कार्य की। कार्य बराबर क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं कार्य बराबर क्या होता है। कार्य वर्क, कार्य बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण। कार्य बराबर क्या हुआ, सॉरी, बल गुणा विस्थापन। ये आपका हो गया कार्य, बल गुणा विस्थापन। एक्चुअल में ये अधूरा लग रहा है थोड़ा सा, सही परिभाषा या सही इसका जो फॉर्मूला है, कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन। बल की दिशा में विस्थापन, विस्थापन कहाँ, बल की दिशा में विस्थापन। सुनना ध्यान से जरा, बहुत ही शानदार चीज है, बल की दिशा में विस्थापन। ओके, यदि ये मेरे पास एक पदार्थ है, जरा इसको ध्यान से देखना, इस पदार्थ को मैंने देखो यहां से चका उठाया, यहां रख दिया, इसका मतलब मैंने जिधर बल लगाया ये वस्तु भी उधर ही चली गई, अर्थात इसका विस्थापन उधर ही हुआ। तो इसका मतलब मैंने जितना बल लगाया विस्थापन भी उसी दिशा में, बल की दिशा में विस्थापन हो गया ना। तो भाई बल की दिशा में विस्थापन, तो इसको हम लोग कहते हैं कार्य। ये धनात्मक कार्य होता है। यदि बल लगाने पर बल की दिशा में ही विस्थापन हो जाए तो धनात्मक कार्य होता है। अब आप देख लो, आप कोई भी चीज चलाओ, किसी भी चीज को धक्का दो, है ना, किसी स्थिर वस्तु को धक्का दो। जब किसी स्थिर वस्तु को धक्का देके आप उसको पुश कर दोगे, साइड में कर दोगे, तो इसका मतलब आपने जिस दिशा में बल लगाया उसी दिशा में विस्थापन हो गया, यानी धनात्मक कार्य हो गया। ये सारा खेल ही विस्थापन का है। लेकिन आप बल तो लगा रहे हो भयंकर तरीके से, लेकिन विस्थापन ही नहीं हो रहा, तब उस स्थिति में कार्य शून्य हो जाएगा। ये तो धनात्मक कार्य हो गया। अगर हमने बल लगाया लेकिन विस्थापन नहीं हुआ तो कार्य कैसा हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। उदाहरण के तौर पर अगर कोई बंदा दीवार से सर टकराए, है ना, अगर अपने सर को या अपनी घूसा मारे दीवार पे, तो आप बताइए दीवार का विस्थापन होगा? कभी नहीं होगा। इसका मतलब आपने मेहनत तो की, बल तो लगाया, लेकिन बल लगाने से क्या फायदा हुआ, विस्थापन ही नहीं हुआ, तो वो कार्य क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। अगर बल लगाने पर विस्थापन ना हो तो कार्य शून्य हो जाता है। एक बात, कार्य शून्य दूसरे तरीके से भी होता है, क्योंकि हम सब जानते हैं, ध्यान से देखना, हम सब जानते हैं कि ये एक अदिश गुणनफल है। कार्य क्या होता है, अदिश गुणनफल होता है। ठीक है, तो अदिश गुणनफल होता है तो हम लिख सकते हैं कार्य बराबर, यानी कि कार्य W बराबर क्या होता है, बल गुणा विस्थापन। विस्थापन को हम S मान लेते हैं, Fs। ठीक है, F डॉट S, डॉट का निशान लगाओगे तो हटाओगे तो ये हो जाएगा Fs cos थीटा। ये cos थीटा के स्टेप में आता है। अब देखिए, थीटा अगर शून्य होता है तो cos शून्य का मान 1 होता है, जबकि अगर थीटा इज इक्वल टू 90 हो तो cos 90 का मान शून्य होता है भाई। अब मैं आप कहोगे कि मैं ये क्यों बता रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ कि बहुत ही जरूरी है इस चीज को समझना, क्योंकि शून्य कार्य का एक और कॉन्सेप्ट बनता है, और आप लोग इस चीज को बढ़िया से समझना कि शून्य कार्य का एक और कॉन्सेप्ट कौन सा बनता है। जरा ध्यान से देखना, एक व्यक्ति ने, मतलब एक व्यक्ति लकड़ी के गट्ठर को सर पे उठा के चला जा रहा है, मतलब जा रहा है, तो गुरुत्वीय बल के सापेक्ष उसका कार्य कितना हुआ। अब ये सवाल कई बार आता है, बहुत बार है। यदि एक व्यक्ति ने लकड़ी के गट्ठल को सर पे उठा रखा है तो समझ में आता है कि विस्थापन नहीं शून्य है, लेकिन वो सवाल ऐसे पूछ देगा कि एक व्यक्ति सर पे कुछ उठा के और सड़क पे लगातार चल रहा है, उसने कोई 10-12 मीटर का विस्थापन किया है, तो गुरुत्वीय बल के सापेक्ष उसका कार्य कितना हुआ। अगर ऐसा पूछ ले तो आप देखिए, मतलब व्यक्ति का विस्थापन, ये जरा ध्यान से देखना, ये सड़क है, जबकि गुरुत्वाकर्षण बल उसको नीचे की ओर खींच रहा है ना, तो गुरुत्वीय बल तो ऐसे लग रहा है, जबकि व्यक्ति ऐसे चल रहा है। तो व्यक्ति की विस्थापन और गुरुत्वीय बल के मध्य का जो कोण है ना, ये कोण 90 डिग्री का हो गया। जब 90 डिग्री का हो गया तो कोस 90 हो गया, कोस 90 हो गया, तो फिर इसका मान तो शून्य हो गया ना। तो किया गया कार्य, जब बल और विस्थापन के मध्य 90 डिग्री का कोण होता है, चाहे कैसे भी हो जाए, जब इनके बीच 90 डिग्री का कोण होता है तो उस समय भी क्या होता है, कार्य शून्य हो जाता है। ये दो कंडीशन है, या तो विस्थापन शून्य हो जाए अथवा विस्थापन और बल के मध्य का कोण शून्य हो जाए, दोनों ही कंडीशन में कार्य शून्य हो जाते हैं। तो शानदार जबरदस्त प्रश्न बनता है, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति में किया गया कार्य शून्य हो जाएगा। पहला ऑप्शन जब विस्थापन शून्य हो जाए, दूसरा ऑप्शन जब विस्थापन और बल के मध्य का कोण शून्य हो जाए, ठीक है, तीसरा जब विस्थापन और मध्य का कोण कुछ न कुछ हो जाए, या चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन होगा
ए, यानी जब विस्थापन शून्य हो जाए। प्रश्न ऐसे भी आ सकता है, ऑप्शन ऐसे भी आ सकते हैं। पहला ऑप्शन जब विस्थापन शून्य हो जाए, दूसरा ऑप्शन जब कार्य और विस्थापन के मध्य का कोण 90 डिग्री का हो जाए, ठीक है, या उपरोक्त दोनों और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका उत्तर हो जाएगा उपरोक्त दोनों, क्योंकि दोनों कंडीशन आपको बता दी शून्य कार्य के लिए। अब बात करते हैं ऋणात्मक कार्य। बहुत बार ये पूछ लेते हैं कि भैया ये ऋणात्मक कार्य क्या है, तो ऋणात्मक कार्य जैसे धनात्मक उसका उल्टा कर दो, यानी बल लगाने पर विस्थापन बल की दिशा में हो तो धनात्मक, तो बल लगाने पर विस्थापन बल की दिशा के विरुद्ध हो जाए तो ऋणात्मक कार्य। वेरी सिंपल, मैं आपको बताता हूं, कोई चीज आगे आ रही हो और आप उसको ऐसे करके रोक रहे हो, इसका मतलब वस्तु को रोकने, वस्तु ऐसे आ रही है आप ऐसे बल लगा रहे हो, वस्तु ऐसे आ रही है आप ऐसे बल लगा रहे हो, तो रुक गई ना वस्तु। तो जब कोई वस्तु रुकने लग जाए तो उस पे किया गया कार्य ऋणात्मक होता है। क्यों? क्योंकि आपने जिधर बल लगाया विस्थापन सदैव उसके विपरीत दिशा में होगा। आप ब्रेक लगाते हैं वस्तु को रोकने के लिए, तो चक्का ऐसे चलता है जबकि ब्रेक उस पे ऐसे लगता है, ऐसे उल्टा हो गया ना, चक्का ऐसे चल रहा है, ब्रेक ऐसे लग गया, तो ब्रेक लग गया तो उसको विपरीत दिशा में बल मिल गया ना, तो वो रुक गया। तो रोकने के लिए, यानी कोई चीज आप देखना, या तो उसकी गति कम हो जाए, स्लो हो जाए, गतिशील वस्तु रुक जाए, गतिशील वस्तु की गति कम हो जाए, तो ऐसी स्थिति में किया गया कार्य ऋणात्मक होता है। सदैव ध्यान रखना। और आपको ये भी पता है कि जब कोई वस्तु तेजी से आ रही है और धीरे धीरे उस पर ब्रेक लगता है तो इसका मतलब उस पर ऋणात्मक त्वरण भी लगता है। तो ऋणात्मक त्वरण और कुछ नहीं, ऋणात्मक वर्क है, ध्यान रखना। जो अवमंदन है या ऋणात्मक त्वरण है वो एक प्रकार का ऋणात्मक वर्क है। ये चीज अगर आपने ध्यान रख लेना, आपको फिजिक्स में कोई बीट करने वाला है ही नहीं। 9, 10 तो ऐसे फूंक के उड़ा दोगे आप लोग। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। अब मैं एक शानदार प्रश्न बनाता हूं जो बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम की जान है। ये प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी स्थिति है, निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी स्थिति है जिस स्थिति में किया गया कार्य ऋणात्मक होता है। अब मैं आपको कुछ स्थितियां बताता हूं, आप बताना इसमें से सही ऑप्शन कौन सा होगा। इसके लिए मैं आपको 30 सेकंड का समय दूंगा, ठीक। पहला, उच्च गतिशील वस्तु या अधिक गतिशील वस्तु का अवमंदन के कारण कम गति में कन्वर्ट हो जाना। दूसरा, गतिशील वस्तु का स्थिर हो जाना। तीसरा, स्थिर वस्तु का गतिशील हो जाना। या चौथा, उपरोक्त ए व ब। तो आप लोग बताएं इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में जल्दी से दें। अगर जिसने मेरी बात को क्लियर किया होगा अच्छे से देगा, बिल्कुल। जी हाँ, इसका उत्तर कितना हो जाएगा? उपरोक्त दोनों। यानी कि कोई बहुत तेज आती हुई वस्तु अगर धीरे हो जाए या कोई गतिशील वस्तु रुक जाए तो दोनों ही स्थितियों में क्या होगा? ऋणात्मक कार्य हो जाएगा। इसके ऑप्शन ऐसे भी आ सकते हैं, अवमंदन एक ऋणात्मक कार्य है ना, बल की दिशा के विपरीत अगर विस्थापन हो तो भी वो ऋणात्मक कार्य है। ये दोनों भी हो सकते हैं, तो कोई वो दिक्कत वाली बात नहीं है, इसको तो हम कार्य के रूप में ले सकते हैं। हाँ, और मैंने अपने फिजिक्स के पहली क्लास में आपको बताया था कि कार्य, ऊर्जा और ऊष्मा तीनों का एक ही मात्रक होता है, तीनों होते ही एक है। ये अदिश राशियां होती हैं और इनकी सिर्फ मात्रा होती है, परिमाण की इनमें आवश्यकता नहीं होती है। देखिए एक चीज और बता दूं मैं, जिसमें दिशा की आवश्यकता नहीं होती, केवल परिमाण होता है, वो अदिश राशियां होती हैं। जबकि सदिश राशियां वो होती हैं जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा की आवश्यकता होती है। मैं आपको 2 उदाहरणों से ये भी समझा देता हूं ताकि कंफ्यूजन दूर हो जाए। देखिए, एक होता है विस्थापन और एक होता है दूरी। ओके, जरा मैं यही देख लो। एक वस्तु है जो यहां से चल के यहां चली गई, यहां से चल के यहां चलेगी, यहां से चल के यहां चलेगी, ये होगी संपूर्ण दूरी। आप बताओ इसकी दूरी कौन सी दिशा में तय हुई? दूरी का पता लगा? नहीं। लेकिन अगर विस्थापन की बात करें तो ये विस्थापन डायरेक्ट हुआ है, ये किसी न किसी दिशा में होगा। विस्थापन सदैव किसी न किसी दिशा में होता है क्योंकि वो सीधी दूरी होती है, और आपको पता है ये दिशा सीधी होती है, ठीक है ना। तो इसको तो हम लोग कहते हैं कि जिसमें परिमाण भी हो दिशा भी हो, तो दोनों क्या हो जाएगा? सदिश, सदिश दिशा के साथ, वेक्टर। और एक होता है जिसमें दिशा ही नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ परिमाण होता है, मात्रा होती है, दिशा का कोई ज्ञान नहीं होता है। ऐसी सिचुएशन में क्या होता है? उसको हम लोग क्या कहते हैं? अदिश राशियां कहते हैं, स्केलर। ओके, एक और उदाहरण देता हूं, ऊष्मा। आप देखो, चाय की केतली खूब तेज, उसमें पानी या चाय बॉईल हो रहा है ना, चाय बॉईल हो रहा है, उसको उतार के आप बाहर रख दो नीचे। अब आप बताओ उसमें कौन सी दिशा से ऊष्मा निकलेगी? ईमानदारी से बताना, ऊपर से, नीचे से, साइड से, लेफ्ट से, राइट से, कौन सी दिशा से निकलेगी? आपका जवाब क्या होगा? आपका जवाब होगा कि भाई वो तो चीज गर्म है, जहां से उसको रास्ता मिलेगा वहां से निकलेगी, चारों तरफ से निकलेगी वो तो उसमें दिशा का ज्ञान कहाँ हुआ? वो तो केवल मात्रा का ज्ञान है। भाई ज्यादा ऊष्मा है, कम ऊष्मा है, कितनी है, केवल मात्रा। जब किसी वस्तु में या किसी भी चीज में केवल मात्रा का ही ज्ञान प्राप्त हो सके, दिशा का ज्ञान ना प्राप्त हो सके, या जो चीज दिशा पर निर्भर ही ना करे, उसको हम लोग स्केलर यानी कि
अदिश राशि बोलते हैं, और उसके लिए ये कॉस थीटा का फैक्टर काम करता है, उसके लिए हमेशा कॉस थीटा आता है। और जैसे एफ डॉट एस, वो डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं उसको, जबकि एक होता है कॉस थीटा की जगह साइन थीटा, यानी वेक्टर क्वांटिटी, या जिसको हम लोग बोलते हैं सदिश राशि, जिसमें दिशा का भी ज्ञान हो। जैसे विस्थापन हो गया, विस्थापन में दिशा का ज्ञान है, भाई ध्यान रखना। तो ये चीजें क्या होती हैं, दिशात्मक होती हैं। तो उसके लिए क्या लगता है, एफ क्रॉस एस, ये लगता है। ठीक है, तो जब क्रॉस वेक्टर हो तो इसका मतलब वो वेक्टर है, जबकि डॉट हो तो वो स्केलर है। ये बात हमें ना हमेशा ध्यान रखना आप। ओके, एक और चीज, साइन जो होता है ना, ये क्रम विनिमय के नियम का पालन नहीं करता है। मतलब ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, बट ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए। ये बात अब आगे वाली क्लास में हम करेंगे। तो अच्छा, तो मैं एक बात और आपको अब यहां से 3 प्रश्न आपको देता हूं, जो आप लोग घर से करेंगे आराम से। पहला प्रश्न, जब किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है तो 4 ऑप्शन। जब किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है तो 4 ऑप्शन। केवल धनात्मक कार्य होता है। दूसरा, कार्य अवश्य होता है। तीसरा, केवल ऋणात्मक कार्य होता है। चौथा, सारे स्टेटमेंट गलत है। ये तो था पहला आपका क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, कार्य शून्य कार्य प्राप्त करने के लिए निम्न में से कौन सी घटना सर्वाधिक सही है। पहला, बल और विस्थापन के मध्य 0 डिग्री का कोण होना चाहिए। दूसरा, बल और विस्थापन के मध्य 90 डिग्री का कोण होना चाहिए। तीसरा, बल और विस्थापन के बीच -180 डिग्री का कोण होना चाहिए। और चौथा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तीसरा क्वेश्चन, कार्य की मूल परिभाषा के अनुसार निम्न में से सत्य कथन है। पहला कथन, बल तथा विस्थापन के गुणनफल को कार्य कहते हैं। दूसरा, बल तथा बल की दिशा में विस्थापन को कार्य कहते हैं। तीसरा, बल तथा बल के विपरीत दिशा में विस्थापन को कार्य कहते हैं। चौथा, उपरोक्त सभी एकदम सही परिभाषा है। ये आपके पास 3 क्वेश्चन है और आप इसका आंसर मेरे को देंगे और मैं आपको अगले क्लास में बताऊंगा। इसके साथ ही आज मैं आप लोगों से विदा चाहता हूं। नमस्कार, आप सबका दिन शुभ रहे।